बेटा देखिए, हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ पे है और हम इस तरह के प्रॉब्लम कर रहे हैं जहां पे हमको रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और उस पे से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो आप हेडिंग लिखना, व्हेन प्रॉब्लम ऑफ एन existing business is given and only receipt and payment account is given in problem। ये अपना टाइप 2 का प्रॉब्लम है। बेटा इस तरह के प्रॉब्लम में आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस दिया हुआ है और प्रॉब्लम में सिर्फ रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। आगे जाके इसी का एक वेरिएशन टाइप 3 में हम पढ़ेंगे। पहले टाइप में हमने पढ़ा ऐसे बिजनेस जो नए हैं वहां ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे हम ये पढ़ रहे ऐसे बिजनेस के बारे में जहाँ एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है। मतलब आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि रेसिट एंड पेमेंट इकलौती चीज आपके प्रॉब्लम में दी है। तो जितनी भी बातें इस रेसिट पेमेंट अकाउंट में आप देख पाएंगे, आपको इन सब बातों का अपने फाइनल अकाउंट में सिंगल इफेक्ट शो करना है। और जितनी भी चीज़ें आप यहाँ एडजस्टमेंट में देख पाएंगे, आपको हर एक एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट शो करने हैं। हमको 3 फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से पहला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंसेस रुपीज, इनकम रुपीज। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, मतलब साल है आपका 1819। बेटा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये बिल्कुल पी एंड एल अकाउंट जैसा है। आप यूं समझिए कि पी एंड एल अकाउंट का नाम बदल के हमने क्या कर दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके डेबिट पे सारे एक्सपेंस रहेंगे, इसके क्रेडिट पे सारी इनकम रहेंगी। डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम। ये रेवेन्यू अकाउंट है, मतलब इसमें कैपिटल नेचर का कोई आइटम नहीं आएगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी असेट और कैपिटल रेसिट यानी लाइबिलिटी यहाँ नहीं आएंगी। और ये अकाउंट बनता है सिर्फ करंट ईयर के लिए। तो इस अकाउंट में केवल करंट ईयर की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, इसमें कोई प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। तो आपका करंट ईयर 1819 है, मतलब आपका प्रीवियस ईयर 1718 हुआ और आपका जो नेक्स्ट ईयर है वो 1920 हुआ। तो आपको ये वाला अकाउंट बनाते समय सिर्फ 18-19 का डेटा लेना है, 17-18 या 19-20 का डेटा आपको लेना नहीं है। इसके बाद बनेंगी बैलेंस शीट।
बेटा हम अपने समझने के लिए इस बैलेंस शीट को कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनेंगी 31/3/19 को। करंट ईयर की बैलेंस शीट है लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट साल के पहले दिन बनेंगी। एक्चुअल में ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, यानी ये 17-18 की बैलेंस शीट है। हमारे प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट पूछी नहीं जाती, हम इसको वर्किंग नोट के रूप में प्रिपेयर करेंगे। बेटा देखो, एक प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूं, इसके बाद एक प्रॉब्लम आपको करके देखना है, तो पूरा कंसंट्रेशन रखो। फाइनल अकाउंट्स का कोई भी प्रॉब्लम आप करोगे तो उसका रूल यह है कि हर एक एडजस्टमेंट के आपको डबल इफेक्ट दिखाने हैं, और जितनी भी बातें आपके रिसीट पेमेंट अकाउंट में दी है आपको उन सभी बातों का सिंगल इफेक्ट शो करना है। तो पूरा फोकस यहाँ पे रखेंगे। क्या बोला है देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, उसमें 1 अप्रैल वाला कॉलम दिया है, ये प्रीवियस ईयर के डेटा को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही करंट ईयर का ओपनिंग है। और ये जो है 31/3/19 ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ईयर को। तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर में हमारे पास 5.5 लाख की बुक्स थी। बुक्स हमारी असेट है, लास्ट ईयर में थी, मतलब हम इसको लास्ट ईयर के असेट पे लिखेंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट पे लिखेंगे। हमारे पास बुक्स 5.5 लाख रुपए की थी। बेटा किताबें आपकी फिक्स असेट है, और असेट अचानक गायब नहीं होती। अगर ये लास्ट ईयर में 5.5 लाख की किताबें आपकी असेट थी तो बट नेचुरल करंट ईयर में भी आपकी असेट ही रहेंगी। तो ये 5.5 लाख क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट पे लाइए। तो 5.5 लाख का डबल इफेक्ट हुआ लास्ट ईयर के असेट पे और करंट ईयर के असेट पे। जब भी आप लास्ट ईयर से करंट ईयर में किसी भी असेट को लाएंगे तो आप 3 बातें चेक करेंगे। पेमेंट पे चेक करो कि कुछ खरीदा है क्या, अगर खरीदा है तो प्लस करो। तो हमने 57,800 की किताबें खरीदी है, प्लस करो। हमारे पास कुल मिला के हो गई 6,07,800।
800 की, 6,07,800 की किताबें। ये चेक करो कि आपने करंट ईयर में कुछ किताबें बेची क्या। अगर बेची होंगी तो यहां से माइनस करो। तो देखो रेसीट पे हमारे पास में कोई सेल ऑफ बुक्स नहीं है। अगर होता तो हम यहां से माइनस करते। अब ये देखो डेप्रेसिएशन है क्या। तो बेटा डेप्रेसिएशन ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दिया है, पर इन्होंने कहा कि साल के शुरू में भी बुक्स 550 की थी और साल के एंड में भी बुक कितने की बची, 550 की। अगर साल के एंड में बुक 550 की बची तो इसका मतलब है कि 6,07,800 की बुक वापिस कितने पे आ गई, 5.5। और असेट कम कब होती है, तो असेट कम तब होती है जब या तो वो बेची जाए या तो वो डेप्रेसिएट हो जाए। तो सेल तो है नहीं, तो इसका मतलब अब जो आपको मिलेगा वो क्या है, डेप्रेसिएशन। और कोइंसिडेंटली वो डेप्रेसिएशन कितना आ गया, 57,800। मतलब आपने जितना खरीदा बाय चांस उतना ही क्या हो गया, डेप्रेसिएशन। तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ गया सेम। अब आप डेप्रेसिएशन का डबल इफेक्ट दिखाएंगे। आप डेप्रेसिएशन को खर्चा मानते हुए डेबिट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पे लिखो डेप्रेसिएशन ऑन बुक्स 57,800। फिर आप आइए फर्नीचर पे। लास्ट ईयर में फर्नीचर 215 का था। लास्ट ईयर में फर्नीचर 215 का था, तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट पे लिखिए फर्नीचर 215। बेटा लास्ट ईयर में फर्नीचर अपनी असेट था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि करंट ईयर आएगा और फर्नीचर गायब हो जाएगा। अगर वो लास्ट ईयर असेट था तो करंट ईयर में भी आपकी असेट रहेगा। तो आप ये 215 यहां लाइए। फिर आप वही तीन बातें चेक कीजिए। आप देखिए पेमेंट पे कि हमने कोई फर्नीचर खरीदा है क्या। तो आपको दिख रहा है 45 का खरीदा है, प्लस कर दो। फर्नीचर परचेस किया 45 का, हो गए 260। चेक करो कि आपने कोई फर्नीचर बेचा है क्या। तो यहां देखो रेसीट पे फर्नीचर का कोई सेल आपको दिया हुआ है क्या। तो फर्नीचर का कोई सेल नहीं है। अगर आपने फर्नीचर नहीं बेचा तो आपका फर्नीचर 2 लाख का क्यों हो गया। तो फर्नीचर 2 लाख का इसलिए हो गया क्योंकि फर्नीचर पे लग गया डेप्रेसिएशन। 260 का फर्नीचर 2 लाख पे आ गया, यानी फर्नीचर पे 60,000 का डेप्रेसिएशन लग गया। बालक इतनी मेहनत से तपती धूप में क्लास को आए तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इधर ध्यान दो। तो 60,000 का डेप्रेसिएशन जो है इसका हम डबल इफेक्ट दिखाएंगे। डेप्रेसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पे लिखेंगे। तो यहां डेबिट पे लिखो फर्नीचर पे डेप्रेसिएशन 60,000। बिल्डिंग फंड, हमारे पास लास्ट ईयर में बिल्डिंग बनाने के लिए फंड आया था 935। जब तक आप फंड को खर्च नहीं करते तब तक फंड आपकी लाइबिलिटी है। तो लास्ट ईयर में बिल्डिंग फंड मेरी लाइबिलिटी था।
तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे लिखूंगा बिल्डिंग फंड 935। लास्ट ईयर में ये मेरी लाइबिलिटी था, करंट ईयर में भी ये मेरी लाइबिलिटी रहेगा। तो ये करंट ईयर के लाइबिलिटी पे लाओ, 4-5 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो बिल्डिंग फंड, अंडरलाइन करके लिखो ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर में बन गया ओपनिंग। फिर 3 बातें चेक करो। ये चेक करो कि आपने करंट ईयर में कोई फंड हासिल किया है क्या। तो यहां देखो रेसिट पे, रेसिट में हमको यहाँ पे डोनेशन मिला है, ठीक है। एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट में लिखा है कि 50% ऑफ डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। 50% डोनेशन आपको किसके लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए। एंड बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। बचे हुए को आप अपनी क्या मान लो, रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पे जाएंगी। तो हम कहेंगे कि 636 का डोनेशन इनकम पे ले लो बाय डोनेशन रिसीव्ड 636, इसमें से माइनस करो 50% बिल्डिंग फंड। 50% डोनेशन आपको बिल्डिंग फंड के लिए मिला, यानी 3,18,000। तो बचे हुए 318 आपकी रेवेन्यू इनकम है। ये जो अंदर वाले 318 है, इसका डबल इफेक्ट दिखाना है। जो आपका बिल्डिंग फंड का पैसा है, ये बिल्डिंग फंड में प्लस हो जाना चाहिए। करंट ईयर्स डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 318। तो हमारा फंड हो गया 935 और 318 1253। बेटा ये जो अपना फंड है, ये फंड बना क्यों है कि इससे बिल्डिंग बनानी है। तो अगर आपने इस फंड में से कुछ पैसे खर्च किए होंगे तो पेमेंट पे मिलेंगे, और वो खर्चा यहां से क्या होना चाहिए, माइनस। तो माइनस करंट ईयर्स एक्सपेंडिचर आउट ऑफ फंड ऑन बिल्डिंग, ये मिलेगा पेमेंट पे। पर पेमेंट पे ऐसा कुछ है नहीं कि हमने बिल्डिंग पे पैसे खर्च किए, मतलब 0। 1253। मैंने कहा 3 चीजें चेक करना। पहली चीज ये चेक करना कि कुछ फंड मिला क्या, मिला तो प्लस करो। दूसरा ये चेक करना कि फंड खर्च किया क्या, खर्च किया हो तो माइनस करो। और ये देखो कि ये फंड का पैसा आपने इन्वेस्ट किया क्या, और उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला क्या। अगर फंड के पैसे पे ब्याज मिला हो तो फंड में ही उसको प्लस कर देना चाहिए। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपने फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा भी है। वहां पे प्रोविडेंट फंड पे ब्याज मिलता था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। तो आप प्रोविडेंट फंड का ब्याज इनकम पे नहीं लेते थे, आप उसको प्रोविडेंट फंड में प्लस करते थे। ऐसी अगर बिल्डिंग फंड के इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला तो वो इसी में क्या होगा, प्लस। तो प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड। चेक करो रेसिट पे ऐसा कुछ दिया है क्या, इंटरेस्ट दिया है, पर वो इंटरेस्ट बिल्डिंग फंड का है ऐसा नहीं दिया है। अगर इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड होता तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता। कुल मिला के हो गए 1253। उनके इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आया। उन्होंने कहा बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग कितना,
तो बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग कितना आ गया, 12,53,000। फिर हमारे पास लास्ट ईयर में 8 लाख रुपए की एफडी थी। एफडी मतलब अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी असेट है, तो इसको असेट पे लाइए। फिक्स डिपॉजिट 8 लाख। बेटा इस एफडी को लास्ट ईयर से करंट ईयर में लेके आइए। लास्ट ईयर आपकी असेट थी, तो बट नेचुरल है करंट ईयर में भी आपकी असेट रहेंगी। यहां पे दो बातें चेक कीजिए। पेमेंट पे देखिए कुछ नया एफडी किया क्या। अगर कुछ नया एफडी किया है तो इसमें प्लस कर दीजिए। तो पेमेंट पे आइए, ये रहा आपका नया एफडी 7.5 लाख रुपए का, यहां पे ऐड कर दीजिए करंट ईयर्स एफडी। कुल मिला के हो गए 15,50,000, 15.5 लाख। माइनस कीजिए एफडी विड्रॉवल, मतलब अगर आपकी कोई एफडी मैच्योर हो गई होंगी तो आपने एफडी का पैसा विड्रॉ कर लिया होगा, और अगर आपने एफडी का पैसा विड्रॉ किया होगा तो रेसिट पे दिखेगा। रेसिट पे चेक करो कोई एफडी का विड्रॉवल है क्या, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर रहता तो यहाँ से माइनस करते। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल गया। क्लोजिंग एफडी आपकी कितने की हो गई, 1550। कैपिटल फंड उन्होंने दिया है, ये क्रॉस वेरिफिकेशन के काम आएगा। जब मैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करूंगा तो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट का आंसर भी कितना आना चाहिए, 7,46,020। तो ये मैं थोड़ी देर बाद क्रॉस वेरीफाई करूंगा। फिर बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। किसी भी इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग शब्द लग जाए तो उसका मतलब होता है रिसीवेबल। तो मेरा सब्सक्रिप्शन 4,200 रिसीवेबल है। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, रेसिट पे आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन 25,800, इसको इनकम पे लाइए। बाय सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड 25,800। जो भी इंफॉर्मेशन आप रेसिट पेमेंट से लेंगे उसका आप सिंगल इफेक्ट दिखाएंगे, और हमने 25,800 का सिंगल इफेक्ट दिखा दिया। एडजस्टमेंट कह रही है कि अभी भी 4,200 मिलने के बचे हैं, मतलब ये 4,200 आपकी इनकम है पर रिसीवेबल है। कुल मिला के हो गए 30। ये जो 4,200 रिसीवेबल है ये इनकम होने के साथ साथ आपकी असेट भी है। तो 4,200 का दूसरा इफेक्ट असेट पे दिखाइए, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 4,200। फिर बोला है बेटा कि लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करो। लाइफ मेंबरशिप फीस आपको रेसिट पे दी है, और जो इंफॉर्मेशन आप रेसिट पे से लेंगे आप उसका सिंगल इफेक्ट दिखाएंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस 20,500 की है, कैपिटलाइज करो। ओपनिंग कैपिटल आएगा यहाँ पे, उसमें प्लस करो लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज 20,500। इसका कोई डबल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये मैं सिंपली रेसिट में से ले रहा हूं, और कोई भी ऐसी इनकम जो कैपिटल नेचर की हो
वो इनकम पे नहीं, लाइबिलिटी पे लिखी जाती है। तो बेटा इस तरीके से सभी एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट हो गए। अब आइए यहां, बैलेंस कैश का और बैंक का दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट पे ले लो कैश और बैंक। कैश का फिगर है 15,950 और बैंक का फिगर है 1,70,000 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट की इनकम दी है, ये इनकम पे लिखो बाय इंटरेस्ट इनकम। हमने एफडी वगैरह की है, उस एफडी पे हमें ब्याज मिला 51,000, 51,000 की इंटरेस्ट इनकम। फिर आगे बढ़िए, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक कॉलेज का है, और बेटा कॉलेज के लिए बच्चों से मिलने वाली ट्यूशन फीस उनकी इनकम है। ट्यूशन फीस का मतलब ट्यूशन की फीस नहीं होता, ट्यूशन फीस का मतलब होता है पढ़ाने की फीस। ठीक है, तो कॉलेज वाले ट्यूशन फीस ले रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि कॉलेज वाले ट्यूशन चला रहे, कॉलेज वाले पढ़ाने की फीस ले रहे। 11,20,000 इनकम है अपनी, 11,20 इनकम पे ले लो बाय ट्यूशन फीस 11,20,000। फिर आगे बढ़ो, तो आगे आपको दिया है टर्म फीस, एडमिशन फीस, सन्ड्री रेसिट, सब अपनी इनकम है। बच्चों की एग्जाम हो रही उसकी टर्म फीस ले रहे, बच्चों का एडमिशन हो रहा उसकी एडमिशन फीस ले रहे, और चिल्लर कमाई सब इनकम पे लिखो बाय टर्म फीस 2 लाख बाय एडमिशन फीस 55 बाय सन्ड्री रेसिट 6,930। अब आ जाओ पेमेंट पे। हमने अपने टीचिंग स्टाफ को सैलरी दी है 8,50,500, खर्चा है अपना टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 8,50,500। हमने ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी 181, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 181। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा है अपना, डेबिट करो 51,900। बुक्स हम ले चुके हैं, फर्नीचर हम ले चुके हैं, स्टेशनरी खर्चा है अपना, डेबिट करो 19,950। फिक्स डिपॉजिट हम ले चुके हैं। बेटा अंत में अपने पास में कैश और बैंक बैलेंस बचा है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक है, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट पे लो। 13,500 की कैश और 262,500 का बैंक बैलेंस। अब सिंपली टोटल लगा के आंसर निकालने हैं।
इनकम की टोटल लगाएंगे 318, 30,000, 51,000, 11,20,000, 2,55,000 और 6,930। हाँ, क्या बोले बेटा? टर्म फीस कितनी है? 2,09,000। बुक में भी 2,09,000 है, देख लो। टर्म फीस तो ये ठीक कर लो, 2,09,000। कुल मिला के टोटल हो गई आपकी 17,81,830। 17,81,830 में से ये सब माइनस करो। 8, 50, 500, 181, 57,800, 60,000, 51,900 और 19,950। तो आपको प्रॉफिट मिला। इस चैप्टर में प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस। यह आ गया 5,60,680। पीछे से आंसर वेरीफाई कर लो। आपके बुक में पीछे आंसर दिया है, देख लो सरप्लस इतना ही है क्या? है। अब ये सरप्लस यहां लेके आ जाओ। $5,60,680 और ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करो। 550, 215, 8,15,950 और 1,70,000। कुल मिला के हो गए 16,81,020। इसमें से 9,35,000 गए, बचे 7,46,020। हमने कहा था कि हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो आप देखिए, आपके प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया है 746,020। हमारा भी उतना ही आया, 746,020। ओपनिंग कैपिटल फंड को यहां लाइए। और इसमें 20,500 प्लस और 5,60,680 प्लस, कुल मिला के हो गए 13,27,200। 13,27,200 बैलेंस शीट की टोटल लगाएंगे। टोटल आ रही है 25,80,200। क्रॉस वेरीफाई करें। दोनों तरफ टोटल सेम आती है, 25,80,200। 25,80,200 रुपए। बेटा देखिए, एक प्रॉब्लम समझा रहा हूं, आपको करना है 18th नंबर का। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवा के दिया है, उसी तरह का है। पूरा ध्यान दीजिए, एक एक बात लिख के रखिए। क्वेश्चन नंबर 18th पे आ जाइए।
बेटा बोला है कि हमारे क्लब में 800 मेंबर है, हर मेंबर से हमको 10 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन कितना मिल जाना चाहिए, 8,000। यहाँ पे देखो आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ दिख रहा है, 7,500। 8,000 मिलना चाहिए, 7,500 मिला, मतलब 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपका रिसीवेबल है। और जब कोई चीज रिसीवेबल हो तो उसको इनकम में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के असेट पे लिखेंगे। कौन सी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट पे लिखेंगे। फिर बोला है सब्सक्रिप्शन ऑफ 600 रुपए स्टिल इन अरियर फॉर 17-18। बेटा अपना करंट ईयर 18-19 है, मतलब 17-18 अपना प्रीवियस ईयर है। कहता है प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन के 600 रुपए अभी भी नहीं मिले। और यहाँ पे आप देखो सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना पैसा मिल चुका है, 1600। अब एक तरफ 1600 मिल चुके हैं और एक तरफ 600 अभी भी नहीं मिले, कुल मिला के हो गए 2200। तो इसका मतलब ये निकला कि लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीवेबल था, 2200। तो आपको 2200 रुपए का डबल इफेक्ट दिखाना है। लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था, यानी लास्ट ईयर में ये आपकी असेट था। आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कहाँ लिखोगे, असेट पे। यानी आपको 600 का डबल इफेक्ट नहीं बताना है, आपको डबल इफेक्ट कितने रुपए का बताना है, 2200, लास्ट ईयर के असेट पे और करंट ईयर के असेट पे। अब कोई भी रिसीवेबल चीज असेट कब तक है, जब तक कि उसका पैसा मिल ना जाए। तो आपको 2200 रुपए में से कितने रुपए मिल गए, 1600। तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2200 में से 1600 को क्या करो, माइनस कर दो, तो आपको बैलेंस मिलेगा 600। और वही उन्होंने कहा है कि अभी भी कितना रुपया रिसीवेबल है, 600। बेटा कितने लोगों को ये ध्यान में आ रहा कि सेम टू सेम प्रॉब्लम करवा के दिया है, ऐसा रिकॉल हो रहा क्या? जिनको नहीं हो रहा वो अपनी याददाश्त को बढ़ाइए, घर पे जाके जरा रिवीजन वगैरह किया कीजिए। वैसे अच्छा है कि लिखित सबूत मौजूद रहते यहाँ, तो आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे अरे कहाँ पढ़ाया सर, ये तो एकदम नया नया लग रहा है। तो ये देखो टिकटो कॉपी प्रॉब्लम आपको पढ़ाया है, कौन से नंबर का, प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 में सब सेम है, 450 मेंबर, 10 रुपए, 20 रुपया स्टिल रिसीवेबल। मतलब अभी वाला प्रॉब्लम और 19 नंबर का प्रॉब्लम बिल्कुल कैसा है, सेम। पर अपन तो गजनी के भाई बहन है, 5-5 मिनट में भूलते। तो ये तो 2 दिन पहले का है, कहाँ से याद रहेगा? याद तो तब रहेगा जब घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ो। आगे दिया है प्रीपेड रेंट। बेटा कोई भी खर्चा प्रीपेड है तो वो खर्चा नहीं बल्कि क्या है, असेट है। तो आप इसको रेंट में से माइनस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट पे लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, खर्चा देना बाकी है, खर्चा देना बाकी है मतलब खर्चे में प्लस करेंगे, सैलरी में प्लस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे लिखेंगे खर्चा 200 रुपये देना बाकी है। 1 अप्रैल के दिन यानी साल के पहले दिन आपके पास में बिल्डिंग 20,000 की थी, फर्नीचर 4 का था और इक्विपमेंट 2 के थे। आप इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट पे लिखेंगे और आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी असेट पे लिखेंगे। मतलब इन तीनों का डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट पे और क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी असेट पे। लेकिन जब आप ये लिखेंगे तो कितनी बातें चेक करेंगे, 3। खरीदा हो तो प्लस, बेचा हो तो माइनस
और अगर डेप्रेसिएशन हो तो डेप्रेसिएशन का डबल इफेक्ट, असेट में से माइनस करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे। तो आपको बिल्डिंग पे डेप्रेसिएशन बोला है, फर्नीचर पे भी बोला है 10 और 5, इक्विपमेंट पे नहीं बोला है। तो आप बिल्डिंग और फर्नीचर में से डेप्रेसिएशन माइनस करेंगे। कैपिटल फंड आपके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन है, यहां से आप अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आपकी भी ओपनिंग बैलेंस शीट में आंसर कितना आना चाहिए? 34,200। 40% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो। तो बेटा ये एंट्रेंस फीस है, आप इसमें से 40% पैसा यानी 1200 रुपया माइनस करेंगे और ये 1200 रुपया आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। मतलब आपको एंट्रेंस फीस में से माइनस करना है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कैपिटल फंड की वैल्यू में इसको प्लस करना है। कितने रुपए? तो आपका 3000 का 40% आता है 1200 रुपये। डोनेशन पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, फुल। तो पूरा का पूरा डोनेशन आपको कहाँ लिख देना है? लाइबिलिटी पे। कैपिटल फंड में आप इसको क्या करेंगे? प्लस। इधर आइए, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक या ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट पे जाएगा। 19-20 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, एडवांस में मिली हुई इनकम अपनी लाइबिलिटी है। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम है, उसमें से एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को आप क्या करेंगे? माइनस। इंटरेस्ट या ब्याज आपकी इनकम है, मिसलेनियस रेसिट आपकी इनकम है। लाइटिंग एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है, रेंट एंड टैक्स एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट असेट है, बैंक में एफडी करवाई असेट है, कंप्यूटर असेट है, पोस्टेज आपका एक्सपेंस है, बची हुई कैश आपकी असेट है। ये प्रॉब्लम हूबहू किसके जैसा है? क्वेश्चन 19 जो मैंने पहले ही करवा के दिया है। शुरू कीजिए। बेटा कितने लोगों ने एडजस्टमेंट के इफेक्ट दिखा दिए हैं और कितने लोगों का रेसिट पेमेंट एलोकेट हो गया है? पूरा रेसिट पेमेंट के आइटम एलोकेट हुए। किसी एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एडजस्टमेंट नंबर 1 से 8 तक कोई डाउट है तो बताइए। तो बेटा क्या आ रहा है इसमें? सरप्लस है कि डेफिशिएंसी है? कितना? 1540। आपका ओपनिंग कैपिटल इससे मैच हो जाना चाहिए, 34,200। और बैलेंस शीट की टोटल 42,000, ये आपकी बैलेंस शीट की टोटल आ रही है। बेटा बाकी लोग जरा अपनी स्पीड बढ़ाइए। पेपर में एनपीओ का प्रॉब्लम आपको 25 से 30 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो आपकी स्पीड उस हिसाब से बहुत ही कम है, तो जरा प्रैक्टिस करो। बेटा देखिए, जीएस वालों के और न्यू इंग्लिश वालों के पेपर है, तो जीएस और न्यू इंग्लिश वाले संडे को आएंगे अगले, तब तक हो जाएंगे ना पेपर आपके। बाकी न्यू आर्ट और वीआर वाले 2 मिनट रुको। न्यू इंग्लिश वाले जाओ अगले संडे आओ, जीएस वाले जाओ अगले संडे आओ। न्यू आर्ट और वीआर वाले बस 2 मिनट रुको।
बेटा आप लोगों के कॉलेज के पेपर हो गए, तो आप लोग भी अगले संडे आते कि एक आधा जो टॉपिक हो गया है वो रिवाइज करवा दूं। जैसे अकाउंट के अपने 4 टॉपिक हो गए ना, फाइनल अकाउंट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, और कौन सा हो गया, इशू ऑफ शेयर। तो आपको अगर कोई टॉपिक रिवाइज करना होगा तो मैं रिवाइज करवा देता, नहीं तो फिर जैसे इन लोगों के पेपर चालू है तो ये लोग अगले संडे आएंगे, तो आप भी अगले संडे आइए। क्या करना है बताइए। अच्छा, कितने लोगों की अगले संडे आने की इच्छा है? ओके। और कितने लोगों की कोई टॉपिक रिवाइज करने की इच्छा है? तो जबरदस्ती नहीं है, जिनकी इच्छा है कोई टॉपिक रिवाइज करने की वो कल सुबह आ जाओ, और जिनको लगता कि अपने को आ गया तो आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो कौन सा रिवाइज करना है आप लोगों को चारों में से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इधर। ठीक है बेटा, कल सुबह।